नमस्ते, मेरा नाम जेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इस चैनल के द्वारा अपनी एक रोमांचक कहानी के बारे में बताने आई हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा परिवार कुछ हद तक बहुत पैसे वाला था, इसलिए मैं और मेरी बहन दोनों ने पूरी शिक्षा हासिल की। बचपन से ही हम एक दूसरे से कंपटीशन करते रहे। समय के साथ जेनेट और मेरे रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा परिवार उसके साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करता था। मैं हमेशा पढ़ाई करती रहती थी और घर पर ही रहती थी, लेकिन जेनेट इसके उल्टी थी। वह हमेशा खुश रहती थी और यदि वह अपनी पढ़ाई में लापरवाही भी करती थी तो भी कोई उस पर गुस्सा नहीं होता था। जेनेट और मेरे बीच नफरत और समस्याएं तब सामने आ गईं जब हमने अपने परिवार की कंपनी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। हमारे परिवार ने हमें इस दौड़ में शामिल किया, लेकिन जेनेट मुझसे आगे थी, जिससे मुझ में उसके प्रति गलत भावना आने लगी। जब हम 15 साल के थे, हमने एक एक्सीडेंट में अपने परिवार को खो दिया। मैं जेनेट से जुड़ी रही, जो मेरा एकमात्र परिवार थी, सभी नफरतों को एक तरफ रखकर। शुरुआत में रिश्तेदारों ने पारिवारिक बिजनेस संभाला, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो हेनरी के विरोध के बावजूद उन्होंने इसे जेनेट के बजाय मुझे सौंप दिया। मैं बहुत वोट के साथ इसे वापस लेने में कामयाब रही। हमारे रिश्तेदार जेनेट को असफल मानते थे। जब जेनेट कंपनी का काम नहीं संभाल सकी तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं लगातार काम कर रही थी, सो नहीं पा रही थी और दुखी थी। विवादों और परेशानियों से खुद को बचाने के लिए मैं जेनेट को खुश करने की कोशिश करती रही। जब भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, जेनेट उसके करीब आ जाती और फिर वे मुझसे ब्रेकअप कर लेते। मैं सोचती थी कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अकेली थी और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। एक दिन मैं एक ऑफिस ट्रिप पर गई जिसमें एक बड़ी बोट पर छुट्टियां बिताना शामिल था। मैंने सोचा कि यह एक अच्छा ब्रेक होगा। बोट के कसीनो में मेरी मुलाकात एडम से हुई। वह बहुत दयालु डॉक्टर था। हमारी बातचीत गेम खेलते वक्त शुरू हुई और इवेंट के आखिरी दिन तक जारी रही। अलग होने से पहले मैंने एडम को अपना नंबर दिया। इस बात को कई महीने बीत गए और छुप छुप कर एडम और मैं मिलने लगे और बातें करने लगे। मैं चाहती थी कि जेनेट एडम से मिले, लेकिन मैं कुछ समय गुजर जाए ताकि वह फिर से निराश न हो। हम एक खुशहाल परिवार हो सकते थे, मैं, जेनेट और एडम। हमारे रिश्तेदार लगातार हम पर शादी करने का दबाव डालते रहे। हमारे परिवार में बहुत लंबे समय तक अकेले रहना लड़कियों के लिए एक बुरा देखा जाता था, इसीलिए एडम के साथ मेरा रिश्ता कुछ सालों तक छुपा रहा। हमारी सगाई के बाद एडम हमारे साथ रहने लगा। शुरू में जेनेट और एडम के बीच अच्छी पटती नहीं थी, जिससे मैं डर गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन अकेला महसूस करे या परेशान हो। एडम बिजनेस चलाने के बारे में मुझसे लगातार बहस करता था और चाहता था कि मैं जेनेट पर ध्यान दूं और घर पर रहूं। उसने मेरी तुलना जेनेट से करते हुए मुझसे बात करना शुरू कर दिया और मुझसे और ज्यादा हंसने, अच्छे कपड़े पहनने और उसकी तरह और बाकी महिलाओं जैसा बनने के लिए कहा। हमारा रिश्ता थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ सकी। एडम को एक अस्पताल में बेहतर नौकरी दिलाने के लिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया। वह इसके बारे में एक्साइटेड था और हमने कुछ देर तक बहस नहीं की। एडम के साथ मेरी रातें शांत थीं। वह हमेशा यह दावा करता था कि वह थका हुआ है या मूड में नहीं है। मुझे डर था कि वह मुझसे बोर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे एक कार गिफ्ट की। उसने जेनेट के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि हाउस केयर ने भी उनकी दोस्ती और खुशी पर ध्यान दिया। स्टाफ इस बारे में बात करने लगा कि जेनेट का मेरे मंगेतर के साथ इतना समय बिताना कितना गलत था और मेरे लिए यह कितना बुरा हो सकता है। मैंने हम तीनों के लिए छुट्टियों की व्यवस्था की। मैंने जेनेट से उसके प्रेमी जीवन के बारे में पूछा और उसने एक सीक्रेट प्रेमी होने की बात कबूल की। वह मुझे बताने में सोच रही थी क्योंकि वह मेरे रिस्पाइनेंस से डरती थी। मैंने उसे बताया कि उसे किसी से मिलना चाहिए और मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जिसकी वह इतनी परवाह करती है। जब मैं एडम के पास लौटी तो मैंने पूछा कि क्या वह जेनेट के सीक्रेट प्रेमी के बारे में जानता था और उसने मुझे क्यों नहीं बताया। वह हैरान रह गया और उसने तुरंत बताया कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस रात मेरा शक बढ़ने लगा। अपने शक के कारण मैं कभी कभी जेनेट से उसके प्रेमी के बारे में पूछती थी। जब से मुझे शक हुआ, मैंने घर पर कुछ चीजें देखीं। स्टाफ ने जेनेट के साथ घर के मुखिया की तरह व्यवहार किया। उन्होंने जेनेट और एडम के बारे में ऐसे बात की जैसे वे घर के मालिक हों और मैं बस उनका साथ दे रही थी।
एक दिन मैंने चुपके से एडम के फ़ोन की जासूसी की, जिसका मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी, और जेनेट के साथ उसकी बातचीत पढ़ी। उन 4 महीनों के भीतर एडम को जेनेट का कुछ व्यवहार पसंद आ गया था। उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उन्होंने हमारी शादी के दिन मुझ पर दबाव बनाने और धमकी देने की योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि जेनेट बिजनेस संभालेगी और एडम उससे शादी करेगा। इसे पढ़ने के बाद मैं सदमे में आ गई और कुछ देर तक खुद को संभाल नहीं सकी। मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी बहन के धोखे ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो विचार मन में आए मैंने उन्हें लिख दिया। मैं उनसे उनके धोखे की कीमत चुकाने के लिए देख रही थी। सबसे पहले मैंने हर दिन एडम के लिए खाना पकाना शुरू किया और उस अस्पताल में लेकर गई जहां वह काम करता था। बातचीत के दौरान मैंने एडम की उसके कोवर्कर्स के सामने प्रशंसा की। एडम का बॉस उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह जानता था कि मैंने उसे नौकरी दिलाने में मदद की है। मैंने एडम को उसके कोवर्क्स के लिए घर पर एक कार्यक्रम आयोजित करने का सजेशन दिया। उसने इस विचार को स्वीकार कर लिया। हमने घर पर एक भव्य सेटअप तैयार किया। जेनेट को लगा कि वह वहां अकेली है क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे पास कोई था जो एडम और जेनेट को करीब से देख रहा था। इसलिए जब भी एडम और मैं करीब आते, जेनेट तकलीफ में आ जाती और उससे झगड़ने लगती। कार्यक्रम के दिन हम सभी खाने की मज़े पर बातें करने लगे। चूंकि एडम और जेनेट मेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह ज्यादातर टेबल पर होने वाली बातें सिर्फ सुन ही रहा था। एडम के बॉस ने बातचीत में सीधे मुझे शामिल किया और एडम को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। डिनर के बाद मैंने उन्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाई। जब एडम के बॉस ने फैशन और संस्कृतियों के बारे में मैंने जो किताबें पढ़ीं उन्हें देखा, तो उन्होंने एडम से कहा कि काश मैंने उनके साथ काम किया होता। एडम गुस्से में लाल हो गया। मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरे पति उन चीज़ों के बारे में बेहतर जानते हैं। कमरे में हर कोई तारीफ करने लगा कि एडम कितना खुशनसीब है, लेकिन वह तारीफों को बर्दाश्त नहीं कर सका। उस पल मुझे एहसास हुआ कि एडम और जेनेट कितने एक जैसे थे। दोनों तारीफों में रहना चाहते थे और नफरत की भावना रखते थे। एडम ने यह कहकर मेरा अपमान किया कि मेरे जैसी महिला सिर्फ उसकी वजह से सफल हुई। वह खुद को नुकसान पहुंचाने में बहुत सफल था और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एडम के कमेंट से एडम का बॉस बहुत परेशान हुआ और कार्यक्रम छोड़कर चला गया। उसके बाद बाकी सभी लोग एक एक करके चले गए। एडम ने हर चीज को मेरी गलती मानते हुए मुझ पर दोष लगाया और चिल्लाया। मैंने उससे कहा कि उसके पास एक और मौका है और मैंने उससे अपने बॉस से माफी मांगने और यह कहने को कहा कि वह उस रात शराब के नशे में था। जब एडम काम में व्यस्त था, मैंने किसी और के नाम से उसे फूल भेजे। उसके ऑफिस पर लोगों के मन में एडम के लिए अलग अलग भावनाएं बढ़ने लगी, यह सोचकर कि वह मुझे धोखा दे रहा है। कुछ दिन बाद मैंने उससे कहा कि मैं काम के लिए दूसरे शहर जा रही हूं और घर से निकल गई। मैं अपने दादा हेनरी के घर गई। मेरे दादा पुराने ख्यालात वाली थे। हमारे परिवार की मृत्यु के बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मैं कंपनी का कम लूं। मैंने उन्हें बिना बताए आने के लिए मुझे माफ करने के लिए कहा, लेकिन समझाया कि मैं खराब स्थिति में हूं और मुझे उनकी मदद की जरूरत है। मैंने उन्हें अपने मंगेतर और जेनेट की तमाम बातों के बारे में बताया। मेरे दादा ने कहा कि वह मेरी मदद करेंगे और वह शादी के दिन मेरे घर आएंगे। मैं उन्हें वहां नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उनकी मदद की जरूरत थी। मैं मेरे दादा का स्थान छोड़कर मीटिंग की ओर चली गई। मैंने उनके रुकने के लिए एक होटल बुक किया। जो स्टाफ एडम और जेनेट को देख रहा था, उसने मुझे बताया कि उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ था। जेनेट ने मासूम लड़की जैसा चेहरा बनाकर एडम को फिर से मैनिपुलेट कर दिया था और वह फिर से उसके प्यार में पड़ गया था। अगले दिन मैं घर वापस चली गई। एडम ने मेरे पहुंचते ही शादी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वह अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा कि हम अगले महीने शादी करेंगे। मेरे दादा को वहां होना था और मेरे पास एडम और जेनेट की गंदी तस्वीरें थीं। मेरे पास सारे सबूत तैयार थे। एडम एक बड़ी शादी की योजना बनाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मेरी चाल है जिससे मैं उसका असली रंग सबके सामने लाऊं। शादी के लिए खरीदारी करते समय जेनेट ने मेरा पीछा किया और मैंने जो कुछ भी चुना उसमें खराबी पाई, जिससे कि तैयारियों में और समय लगे।
एडम के कोवर्कर्स और फ्रेंड्स को भी बुलाया गया था। मैंने प्रोजेक्शन स्क्रीन पर तस्वीरें अपलोड की। मैंने सबूत वहीं छोड़ दिए ताकि ऐसा लगे कि जेनेट ने सब कुछ किया है। शादी का दिन आ गया और जेनेट यह जानकर उत्साहित थी कि वह मुझे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी ड्रिंक में नशीली दवा थी। समारोह की शुरुआत में मेरे दादा आए, जिससे हंगामा हो गया। उन्होंने एक नाटक रचा और हर कोई यह समझने के लिए इकट्ठा हुआ कि क्या हो रहा था। मैंने तुरंत घोषणा कर दी कि हम शादी नहीं करेंगे। एडम हैरान था। जेनेट इतनी नशे में थी कि वह अपना मुंह ठीक से बंद नहीं कर पा रही थी और वह चिल्लाती रही कि एडम उसे चाहता है, मुझे नहीं। एडम उस पर चुप रहने के लिए चिल्लाने लगा। जब हर कोई हैरान था, वेटरों में से एक ने प्रोजेक्टर चालू कर दिया और लोगों ने सब तस्वीरें देखीं। एडम की योजनाएं नष्ट हो गईं और वह क्रोधित हो गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और गालियां देने लगा। सभी ने उसे मुझसे दूर रखा। हालांकि मेरे दादा ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जेनेट रो रही थी। जब थॉमस ने एडम को मुझे मारते देखा तो उसने पहले ही पुलिस बुला ली थी। इस प्रकार सभी ने मुझे एक निर्दोष पत्नी के रूप में देखा जिसे धोखा दिया गया और हिंसा का शिकार हुई। शादी के बाद एडम को नौकरी से निकाल दिया गया। उसे हिंसा और अस्पताल में नौकरी के लिए रिश्वत देने के जुर्म में जेल की सजा मिली। मैंने जेनेट को एक दूर के शहर में भेज दिया, जहां वह अपनी सजा काट रही थी। मेरे दादा कुछ देर तक मेरे साथ रहे। मैं थक गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। पहला अपडेट। शादी के कई महीने बीत जाने के बावजूद मेरे दादा अपने घर नहीं लौटे थे। मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकती थी। वह लगातार मेरे बिजनेस में घुसने लगे थे। वह बिजनेस मीटिंग्स में ऐसे शामिल होते थे मानो वे स्वयं बॉस हों। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनसे मेरी बहस हो गई। मैंने उन्हें याद दिलाया कि कंपनी मेरी है और उन्हें मेरे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उनके पास कंपनी के शेयर्स का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इससे वह मालिक या बॉस नहीं बन गए। आखिरकार कंपनी मेरी थी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना जीवन खुद नहीं संभाल सकती, तो मैं बिजनेस कैसे संभालूंगी। उन्होंने एक व्यक्ति को घर पर बुलाया और उसे सपोर्ट करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि आदमी को बिजनेस संभालना चाहिए और मुझे एक आदमी ढूंढना चाहिए और शादी करनी चाहिए। उन्होंने पहले ही बोर्ड के साथ इस पर बात की थी और निर्णय लिया था कि मुझे केवल एक हाउसवाइफ बनना चाहिए। बोर्ड के सदस्य मेरे दादा के शेयर्स और कंपनी के पिछले बॉस होने के कारण उनका सम्मान करते थे, जिससे उन्हें बिजनेस में आसानी से दखल करने की अनुमति मिल गई। मैं बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी कि मुझे उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। मैंने मेरे दादा से कहा कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी और मैंने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने तुरंत एक बोर्ड मीटिंग की और अपने दादाजी को आने के लिए कहा। मेरे पूर्व मंगेतर के साथ झगड़े के कारण हमारे शेयर्स में गिरावट आई और इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हो गईं। मैंने उन्हें थॉमस से मिलवाया और समझाया कि इससे नुकसान के साथ साथ लाभ भी हुआ है। बोर्ड के सभी लोग मेरे खिलाफ थे, लेकिन जब मैंने कहा कि आने वाला व्यक्ति मुझसे बेहतर नहीं होगा और वह बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, तो वे इस मामले पर घबरा गए। कम से कम उनके डर की वजह कुछ चीजें मेरे तरफ हो गई। मैंने बाद में उन लोगों को नौकरी से निकालने की योजना बनाई जिन्होंने मेरे दादाजी का साथ दिया था। मैंने थॉमस से कहा कि हमें बात करने और मिलने की जरूरत है। मैंने काम की स्थिति समझाई और उन्होंने सुझाव दिया कि हम नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए एक इवेंट कर सकते हैं। एक सप्ताह बाद इवेंट के दिन मेरे दादा उस युवक को वहां लाए जिसे उन्होंने सपोर्ट किया था और उसे लोगों से मिलवाया। मुझे उन्हें मेरा बिजनेस छीनने के लिए इस युवक का उपयोग करने से रोकना था। हमने इवेंट में सुना कि कुछ एनजीओ को दान दिया गया था और फिर हमने थॉमस के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। मेरे दादा इस बात से बहुत गुस्सा थे कि इवेंट में इन्वेस्टर्स ने मुझसे बात की और उनसे ज्यादा बात नहीं की। मेरे दादा एक घोषणा करना चाहते थे, जिससे मैं घबरा गई। उन्होंने कहा कि वह उस युवक की शादी मेरी बहन से करा देंगे। मैं हैरान थी और इस बात को स्वीकार नहीं कर सकी। मैं उन्हें मुझे कंपनी से निकालने, मेरी बहन को वापस लाने और उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करने की अनुमति नहीं दे सकती थी जिसे वह जानती भी नहीं थी। प्रोग्राम में कोई हंगामा न हो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और जब सब कुछ ठीक हो गया तो मेहमान चले गए। मैंने थॉमस और अपने परिवार के सभी लोगों को घर पर डिनर के लिए बुलाया। डिनर के दौरान मैंने मेरे दादा से पूछा कि क्या मेरी बहन को इस बारे में पता है।
जेनेट ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था और घर वापस आ रही थी। जब मैंने पूछा कि वह उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि जेनेट भी शादी की बात में दोषी है, तो उन्होंने कहा कि जेनेट केवल घर पर रहेगी, जबकि वे और वह युवक बिजनेस चलाएंगे। वह युवक को बिजनेस की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी और उसे कंपनी के बारे में भी जानकारी नहीं थी। वह डिनर के समय भी चुप रहा। 1 महीने बाद एक और बोर्ड मीटिंग की गई। जेनेट और उस युवक ने जल्दी ही शादी कर ली थी और उन्होंने जेनेट के शेयर उसे दे दिए थे। मेरे दादा ने यह सब कुछ पहले से प्लान बनाया था। मीटिंग में मैंने कहा कि मैं जाइनब में बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन वह युवक भी कंपनी में खास भूमिका निभाएगा। बोर्ड ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। कम से कम कंपनी अभी भी मेरे हाथ में थी और मैं उन तीनों को कंपनी से बाहर करने का रास्ता ढूंढने लगी। दूसरा अपडेट। सभी बातें 1.5 साल पहले बीत चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि बोर्ड के सदस्यों को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस युवक को उन्होंने काम पर रखा था वह हर प्रोजेक्ट में बार बार नाकाम हो रहा था और प्रोजेक्ट के साथ मिले हुए दूसरी कंपनियों का भी बहुत नाम खराब हो रहा था, जो कि सब मेरे दादा और उस युवक की वजह से हुआ। उस बात के बाद कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहता था। उस युवक को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने जेनेट को पैसे देने से भी इनकार कर दिया था। मैंने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह मेरी चिंता नहीं है। थॉमस के साथ मेरी बातचीत बढ़ गई थी और हमने एक साथ शुरू किए प्रोजेक्ट में बड़ेढ़ी सफलता हासिल की थी। मेरे दादा ने उस युवक की जगह पर खुद को अपॉइंट करने के लिए एक मीटिंग की। बोर्ड ने शेयर्स को मेरे दादा को देते हुए इसे मंजूरी दे दी और इस तरह चुपचाप समस्या का समाधान कर दिया। पिछले कुछ महीनों में वह युवक पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। मुझे पता चला कि वह जुआ खेल रहा था और कर्ज में डूब रखा था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने कंपनी पैसे चुराना शुरू कर दिया था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने भी पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। मैंने थॉमस के साथ इस बात पर चर्चा की और हमने पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने का फैसला किया। इससे मेरे दादा को पूरी तरह से कंपनी से हटा दिया जाएगा और उसके शेयर थॉमस को दे दिए जाएंगे। थॉमस अपने इन्वेस्टर्स के साथ मेरा साथ देने के लिए तैयार था। मैंने तुरंत एक मीटिंग के लिए बोर्ड को इकट्ठा किया और उन्हें कंपनी से की गई सभी चोरी और बजट के सबूत दिखाए। मैंने उन्हें यह भी बताया कि इन्वेस्टर्स मेरा साथ दे रहे हैं और यदि उन्होंने इस स्थिति पर कुछ फैसला नहीं किया तो उन्हें भी दोषी माना जा सकता है और बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उनके पास इससे बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पुलिस उस युवक को ले गई और मेरे दादा को कंपनी से पूरी तरह हटा दिया गया। उस रात जैसे ही मैं घर लौटी, मेरे दादा ने मुंह पर परिवार को धोखा देने का आरोप लगाते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। जेनेट मेरी सफलता से खुश न होकर चुप रही। मेरे दादा ने कहा कि मुझे थॉमस को पारिवारिक मामलों में शामिल करने में शर्म आनी चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि बिजनेस में किसी अनुभवहीन व्यक्ति को काम पर रखना एक गलती थी और उन्हें अगले दिन यह घर भी छोड़ देना चाहिए। बिना एक शब्द बोले वह अगली सुबह जाने को तैयारी हो गए और बिना किसी को बताए चले गए। जेनेट ने भी मुझसे बात नहीं की। वह बहुत शांत थी और मुझे उम्मीद थी कि यह इसी तरह चलता रहेगा। थॉमस और मैं एक डिनर के लिए बाहर गए। जो कुछ भी हुआ था उस पर बात की और खुशी मनाई। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा अपडेट। जेनेट को एहसास हुआ कि जेल जाने के बाद उस युवक के साथ उसका रिश्ता नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने तलाक ले लिया। जेनेट ने मुझसे बात करने की बात कही और डिनर के दौरान हम बात करने लगे। उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे दुख है और वह नहीं चाहती कि चीजें इस तरह से हों। हम अच्छी बहनें हो सकती थीं। यह देखकर कि वह कितना पछता रही थी, मैंने उसे माफ कर दिया। जेनेट ने कहा कि वह बिजनेस में शामिल होना चाहती है और मेरी मदद करना चाहती है, इसलिए मैंने जेनेट को कंपनी में नौकरी दे दी और उसे अपना असिस्टेंट बना दिया। हर शाम जेनेट मुझे चाय पर बुलाया करती थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे रिश्ता अच्छे हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं उस युवक के जेल जाने से पहले जो उसने कंपनी काम बिगाड़े थे उसे हल करने में लग गई, इसलिए मैं जेनेट के साथ चाय पीने के लिए नहीं जा सकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे ज्यादा थकान महसूस होने लगी। जेनेट ने इसके लिए कड़ी मेहनत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह और काम करना चाहती थी। जेनेट मेरे लिए एक कप चाय लेकर आई। मैंने उससे थॉमस के लिए भी एक लाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह नहीं ला सकती क्योंकि उसने सिर्फ मेरे लिए ही बनाई थी।
मुझे लगा कि यह मेरे लिए उसका प्यार है। हमने ऑफिस में एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी। हालांकि मुझे लगा कि यह अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। मेरा सिर घूम रहा था, लेकिन चूंकि हमारा रिश्ता बेहतर हो रहा था, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। मैंने ऑफिस में उससे दूर रहकर काम किया ताकि वे दोबारा हमारी तुलना न करें। मैंने सुना है कि जेनेट को उसके गुस्सैल व्यवहार के कारण कंपनी में नेगेटिव फीडबैक मिले थे। मैंने हम दोनों के लिए बाहर एक साथ समय बिताने के लिए एक वेकेशन का प्लान बनाया। तब हम एक रेस्टोरेंट में गए और डिनर के दौरान मैंने जेनेट से पूछा कि क्या हुआ था। उसने गुस्से में कहा, तुम हर चीज में दखल क्यों देती हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। और वह कुर्सी से तेजी से उठी। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उस रात के बाद जेनेट के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे और वह चुप और दूर रहने लगी। फिर भी हम हर शाम साथ में चाय पीते रहे। एक रात जेनेट का एक नौकरानी के साथ एक झगड़ा हुआ और मैं उसके गुस्से को समझ नहीं सकी। जब मैं चाय के लिए उसके कमरे में गई तो उसने मुझसे कहा कि नौकरानी के लिए बुरा फील कर रही है और यह अगली बार से नहीं होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे मैच्योर होने की जरूरत है, लेकिन वह फिर से गुस्सा हो गई। उसने मुझे गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। चौथा अपडेट। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बिना किसी को बताए मैंने अस्पताल जाने का फैसला किया। टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे हर दिन जहर दिया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे जहर दिया जा रहा है। जब उन्होंने पूछा कि यह कब शुरू हुआ, तो मैंने बताया कि यह जेनेट के मेरे लिए चाय बनाने के कुछ दिनों के बाद से शुरू हुआ। डॉक्टरों को शक हुआ। जब मैंने उन्हें चाय का एक सैंपल लाने की बात कही तो वे मान गए। जेनेट इस पूरे समय मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसका असली इरादा मुझे धीरे धीरे मारना और मुझसे सब कुछ छीन लेना था। मैंने सोचा कि वह प्यारी थी और यह सोचकर कि शायद चाय इसका कारण नहीं हो सकती, शायद मैं गलत थी। मुझे सब कुछ इतना सेंसलेस और बेतुका लगने के बावजूद मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैं तुरंत थॉमस के पास गई क्योंकि मेरे पास अब और कोई नहीं था। जहर ने मेरे शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। मेरे पेट और फेफड़ों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया। मैंने थॉमस से रोते हुए कहा कि मुझे फिर से उसकी मदद की जरूरत है और मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। मैं चाहती थी कि वह घर की घटनाओं का गवाह बने, क्योंकि उसने जेनेट को मुझे चाय देते हुए देखा है। थॉमस को मैंने जो कुछ बताया उसे उसको पचाना बहुत कठिन हो गया था। वह बहुत गुस्से में था और उसने मुझे गले लगा लिया, वह भी आंसुओं में। उस रात हमने एक प्लान बनाया। अगले दिन जेनेट ने मुझे चाय के लिए और प्रोजेक्टों पर चर्चा करने के लिए फिर से अपने कमरे में बुलाया। जब वह अपने कमरे में थी, थॉमस अंदर आया और उसे बाहर आने के लिए कहा। मैंने जेनेट से कहा कि मैं उसके कमरे में उसका इंतजार कर लूंगी। मैंने चाय अपने पास वाले थैले में रख ली और थोड़ी ही चाय को सिरिंज में भर लिया। कुछ देर बाद जेनेट और थॉमस भी कमरे में लौट आए और हमने पूरी रात बातें करते हुए बिताई। अगले दिन मैंने जेनेट को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं देर से काम पर जाऊंगी। उसने कहा कि वह काम संभाल लेगी और घर चली गई। सबसे पहले मैं अस्पताल गई और फिर काम पर चली गई। कुछ दिनों तक मैं चुप रही और सामान्य व्यवहार किया। जब रिपोर्टें सामने आईं तो मुझे एहसास हुआ कि जेनेट ने सचमुच मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं तुरंत पुलिस के पास गई और उन्हें जेनेट द्वारा मेरी चाय में जहर देने के सबूत और अस्पताल की रिपोर्ट दी। मैंने उन्हें नौकरानी के साथ हुई बातों के बारे में भी बताया और नौकरानी की मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई। थॉमस साथ आया और उस समय के बारे में गवाही दी जब मैंने जेनेट के साथ चाय पी थी। पुलिस ने मेरी शिकायत के आधार पर जेनेट को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों की हिरासत के बाद उसने कोर्ट में अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने मुझे एक बुरी बहन कहकर मारने की कोशिश की, जिसने सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने उन्हें यह भी बताया कि मैं इतनी लालची थी कि मैंने अपने दादाजी को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसे हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। जब यह सब हो रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी। हमारी कंपनी का हाल कुछ खास नहीं था और इसे किसी को देना जरूरी था, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। लगभग उसी समय थॉमस ने मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार किया और मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने शादी करने का फैसला किया। मैंने कंपनी उसे सौंप दी और अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाया।
ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब आगे कुछ भी होगा तो मैं और थॉमस देख लेंगे।